डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शिक्षा को लेकर स्वाधीनता के साथ ही हमारे देश के नेता अपनी चिंता प्रकट करने लगे थे और आज भी चिंतित हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी नेता एवं विचारक देश की शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण मानते हैं, परंतु अभी तक कोई सुनिर्दिष्ट नीति नहीं बना पाए। कितने ही प्रयोग किए गए परंतु कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक हम यह तय नहीं कर पाए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। हम यह भी नहीं सोच पाए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह की बने। हम अपनी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी तय नहीं कर पाए। बड़ी से बड़ी आवाज़ रोजगार पक्ष में उठाई जा रही है। रोजगार ही पढ़ाई लिखाई का परमार्थ बन गया है और वह भी हम नहीं दे पाए हैं। इसी बीच विचार में 2 पीढ़ियां बीत गई। सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछली पीढ़ियों में हम देश को साक्षर भी नहीं बना पाए। आज से 160 वर्ष पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी के एक कमीशन के जरिए देश की शिक्षा प्रणाली की जांच करवाई थी, जिसका सारांश यह था कि उस समय हमारे देश में इंग्लैंड की तुलना में पढ़े लिखे करीब करीब बराबर थे। पढ़े लिखों की संख्या 35% के आसपास थी। शिक्षा पद्धति में जब मैकाले का प्रवेश हुआ तो सब कुछ नए सिरे से पढ़ना लिखना शुरू हुआ। पिछले कुछ किए कराए पर पानी फिर गया और मैकाले छात्र शिक्षा नीति के लागू होने का जो कुल परिणाम सामने आया वह यह कि आज 160 वर्ष बाद भी लगभग उतने ही निरक्षर हैं। यदि मूल शिक्षा पद्धति लागू रहती तो यह देश आज कहाँ पहुँचता सहज ही समझ में आ सकता है। पुरानी शिक्षा पद्धति का स्वरूप यह था कि शिक्षक अपने ही घर पर पाठशाला चलाता था और विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षा के योगक्षेम की व्यवस्था बच्चों के माता पिता अपनी इच्छा से करते थे। प्रत्येक माह की पड़वा को भोजन सामग्री अवश्य नियम पूर्वक शिक्षक के घर पहुंचा दी जाती थी। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर भी गुरुजी को विशेष ध्यान रखा जाता था। इन घरेलू पाठशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला पढ़ाई जाती थी। कहीं कहीं रामायण और गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाती थी। समय बहुत कुछ बदल गया और हमारी शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बदल गई है, परंतु गणित और वर्णमाला आज भी पढ़ाई जाती है। आज भी हम उस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं करते? जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली चालू हुई तब से हमारे जोर शिक्षा के बजाय स्कूल भवन पर अधिक हो गया है। सरकारीकरण के कारण शिक्षा भी वेतन भोगी बन गए। शिक्षक से बड़ी इच्छा अब स्कूल इंस्पेक्टर की हो गई। यदि पुरानी पद्धति का यथेष्ट उपयोग किया जाता या उसे मान्यता देकर चालू रखा गया होता तो हमारा देश कभी का साक्षर हो गया होता। उन शालाओं में जो गणित पढ़ाई जाती थी वह आज की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। महोदय, अब जरा सोचे कि इस छोटी सी बात को समझने के लिए न तो कोई कमीशन बैठाने की जरूरत न कोई कानून बनाने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा का सारा भार सरकार से उतर जाता अगर वह इतना सा तय कर लेती कि शिक्षा प्रणाली को चालू रखती और उसे प्राथमिक शिक्षा के समान कर दिया जाता। उस पढ़ाई के बाद माध्यमिक शालाओं में सीधा प्रवेश दे दिया जाता। इससे सरकार को न तो हजारों भवनों का लाखों शिक्षकों के वेतन व अन्य खर्चों का भार सहन करना पड़ता और न आए दिन हड़तालों व आंदोलनों का सामना ही करना पड़ता, बल्कि कुछ विशेष प्रेरणा देकर ऐसे क्षेत्रों में भी पाठशालाएं खुलवाई जा सकती थी जो अपेक्षित या तिरस्कृत क्षेत्र हैं और यह काम भी गैर सरकारी तौर पर किया जा सकता था। अगर इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो उसे दूर किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार पुरानी शिक्षा नीति पर ही चलती रहती तो आज साक्षरता के लिए तरह तरह से भारी भरकम खर्चीले और जो दिखावटी कार्यक्रम
चलाए जा रहे हैं उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आज सरकार चलाती है क्योंकि अमेरिका से यह फार्मूला आयात किया गया है। सरकारी लोगों को यह कौन समझाए कि भारत का प्रौढ़ जन तो इतना शिक्षित है कि पढ़ाने वाले केवल वेतन भत्ता ही उठा सकते हैं। हस्ताक्षर करने की शिक्षा ही प्रौढ़ शिक्षा है, तो यह काम तो किसी प्रौढ़ के बच्चे भी कर सकते हैं। साक्षरता या माध्यमिक शिक्षा के एक पहलू के बाद इससे ऊपर की चर्चा के बाद इससे ऊपर की शिक्षा पर विचार किया जा सकता है। पहले तो हमें यह तय करना होगा कि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के ऊपर शिक्षा देने का काम ही सरकार के जिम्मे न रहे। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे उनकी पात्रता निश्चित मापदंडों के साथ तय कर दी जाए और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, न्यासों एवं सरकारों को चाहिए कि इन योग्य पात्रों को शिक्षा के लिए साधन प्रदान करे। अभिभावक उनका भार उठाए या आयकर कानून से इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। उनकी परीक्षाओं का निष्णात होने की एक व्यवस्था कर दी जाए जिसके पार होने पर उन्हें योग्य मान लिया जाए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वावलंबी या अनुदान योजना बनाकर सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से शिक्षा चालू की जाए। इस शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाए। शारीरिक शिक्षा में खर्चीले उपकरणों वाले क्रियाकलाप न रखे जाए बल्कि कुश्ती, कबड्डी, खो खो व उछल कूद, भाग दौड़ आदि तक ही सीमित रखा जाए। जो लोग खेलकूद में व्यापारिक लिहाज से दक्षता प्राप्त करना चाहे उनका खर्च सरकार को नहीं उठाना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि शिक्षा को राज्य श्रेय से मुक्त कर दिया जाए और राज्य सरकार पर शिक्षा का कोई भार न हो। इसके लिए स्वायत्त संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए। समाप्त।